साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास में और नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के सीरीज का एक क्वेश्चन आवर है। नाइट सेशन में प्रतिदिन 9:30 PM में क्वेश्चन आवर होता है पूरे जीएस का, एक दिन साइंस का और एक दिन आर्ट्स का। तो उसी कड़ी में आज बारी है साइंस के क्वेश्चन आवर की और साइंस का 5वां क्वेश्चन आवर है 10 के दम के रूप में, जिसमें प्रत्येक 10 के दम में वर्तमान में 11 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर का कुछ सवाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित और एग्जाम को ध्यान में रख करके जो भी संभावित होता है उसी को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह क्वेश्चन आवर शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन आवर में जुड़े और निश्चित तौर पर क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करें। आज इवनिंग क्लास जो हुआ था उसमें पावर कट की वजह से क्लास शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, उसके लिए बहुत खेद है। कहते हैं कि आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है, खासकर मेरा, कि मैं जो भी योजना बना रहा हूं कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आ जा रही है। लेकिन हमारी जिद है कि जिद होती है कि हमको काम करना है तो बाधाओं से लड़ना होता है, क्योंकि जिद करो दुनिया बदलो, यही कहना है। ऐसे भी गाना सुने होंगे, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो ये होता है, कॉन्सेप्ट है, हर साल के साथ कभी न कभी परेशानी आती रहती है। तो उसी परेशानियों के बीच हम लोग को काम करना है। तो चलिए इस 10 के दम में देखते हैं एक और क्वेश्चन आवर। 11 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, इसको बनाएं और बना करके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। जितना आता है उतना बनाएं, अंदाज पर सवाल ना बनाएं। चाहे आप क्वेश्चन आवर कर रहे हो या आप खुद प्रैक्टिस सेट बना रहे हो, तो अपने एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। जितना जानते उतना बनाएं। जिस दिन ये कला आप में आ गई, आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। अंदाज लगाने का जो आदत है उसको बिल्कुल नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 कदम। पहला क्वेश्चन आपके लिए बायो से, डीएनए कोशिका में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सैकड़ों बार पूछा गया अलग अलग फॉर्म, और हमने जो पूछा है वो डिफरेंट फॉर्म में पूछा। तो बिल्कुल हम ध्यान दे दें, क्वेश्चन जब बनाएं तो मेरा क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर रखें, आंसर में हड़बड़ाहट ना करें। क्वेश्चन में थोड़ी सी बारीकी होगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट घुसा होगा उसमें। हम ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये किसी बुक से, मटेरियल से उठाकर नहीं, हम खुद सेट करते हैं और ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको सोचने पर मजबूर करे, वो आपको चिंतन करने पर, मंथन करने पर विवश कर दे, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। चिंता ना करें, चिंता से चतुराई घटती है और चतुराई से आदमी का विकास रुक जाता है। तो चिंतन करें और उसके रूप में काम करें। कोशिका क्या, जो एक स्ट्रक्चर है, डीएनए पूछ रहा है कि डीएनए कोशिका में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है। ऑप्शन है हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी। तो बिल्कुल माइन्यूटली एकदम सतर्क होकर आंसर करें। तो आंसर जो है इसका, डीएनए कहां होता है, तो केंद्रक में होता है। तो आंसर तो सही डी है इस क्वेश्चन का। लेकिन इसके क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आंसर डी भी सही है, और ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। तो डी भी सही है और बी भी सही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहां क्वेश्चन को प्रारूप पर देखेंगे तो क्वेश्चन दे दिया, लगा दिया मुख। अगर मुख नहीं होता तो ये तीनों सही होता, लेकिन आपको पूछ रहा है मुख्य रूप से कहां होता है, और ऐसा ही बीपीएससी में फंसा देता है क्वेश्चन में। तो मुख्य रूप से केंद्रक में होता है, क्योंकि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी जीव का, इसी से जीवन चल रहा है पृथ्वी पर। डीएनए का बनने से ही लिविंग और नॉन लिविंग का विकास होता है। जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, और अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो गुणसूत्र में होता है, क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम हम पढ़े हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताया। क्रोमोजोम कहां होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में। तो मेनली क्रोमोजोम में डीएनए होता है, क्योंकि क्रोमोजोम जो बना होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यही मेन रूप से डीएनए यहां होता है। लेकिन कोशिका में जब स्टडी करेंगे तो हरित लवक में भी डीएनए मिलता है थोड़ा मात्रा में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है थोड़ा मात्रा में, लेकिन मुख्य रूप से जो मिलता है वो कहां मिलता है, केंद्रक में मिलता है। अगर मुख नहीं लगा होता तो तीनों आंसर होता। क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहां होता है, तो जब केंद्रक के अलावा किसी और अंग में पूछता तो यही दो अंग है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन पर ध्यान दें, मुख नहीं होता तो तीनों होता, मुख लगा दिया तो सिर्फ केंद्रक होगा। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो अगला सवाल देखना
कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फूल का आवश्यक अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि फूल जो होता है फ्लावर, उसका आवश्यक अंग कौन है। तो आवश्यक अंग या भाग कहें कौन है, पहला है दल पुंज, दूसरा जायांग, तीसरा पुमंग, चौथा सभी। तो कह रहा है फूल का आवश्यक भाग कौन नहीं है, ये पूछ रहा, कौन नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन में है दल पुंज, जायांग, पुमंग या सभी, कौन आवश्यक नहीं। तो फूल फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पौधे का। अब यहां जो आंसर है वो दल पुंज है, ये ध्यान रखना। तो दूसरा का आंसर क्या है, दल पुंज। क्यों दल पुंज है, क्योंकि यहां पूछ रहा कि कौन आवश्यक भाग नहीं है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। तो ध्यान रखना कि फ्लावर के अलावा पौधे में रूट और स्टेम, ये तीन होता है, रूट, स्टेम, फ्लावर और लीफ। ये चार पार्ट से पौधा बना होता है। कोई भी प्लांट में यही चार स्ट्रक्चर, जड़ है, तना है, पत्ती है और फूल है। तो ये प्लांट में जब देखेंगे तो ये तीनों प्लांट में आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्लांट में अगर पूछता तो आवश्यक नहीं है, जबकि फूल क्या है तो पौधे का आवश्यक भाग, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो आवश्यक और अनावश्यक का जो निर्धारण है वो प्रजनन से, क्योंकि जीव का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रजनन है। कोई भी जीव का, मानव हो, पौधा हो, जानवर हो, वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा नेचुरल प्राकृतिक रूप से लक्ष्य क्या है, एक नए जीव को जन्म देना। मानव भी यही करता है, बचपन से बड़ा होता है और उसका उद्देश्य होता है कि हम एक अपने जैसा जीव को जन्म दे करके इस पृथ्वी पर सारा काम करके यहां से जाएंगे। यही उद्देश्य होता है। ये पौधा भी करता है और जानवर भी करता है। सबसे बड़ा उद्देश्य प्रजनन करना। अगर सब कुछ करते हैं और प्रजनन नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, उसके घर में संतान नहीं होता, तो उसके जीवन का सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो उसी रूप में पौधे भी करते हैं कि पौधे का उद्देश्य क्या है, प्रजनन करके एक नया पौधा बनाना। और प्रजनन करने के लिए पौधे में फ्लावर का विकास हुआ है, ध्यान रखना है, फूल का। अगर फूल नहीं होगा तो प्लांट में प्रजनन क्रिया नहीं हो पाएगी नेचुरली। अब यहां ध्यान रखना कि फ्लावर को जब देखते हैं तो फ्लावर में फिर चार पार्ट है, चार पार्ट है जिसमें फूल बना हुआ है। एक का नाम है कोरोला, एक का नाम है कैलिक्स, एक का नाम है एंड्रोसियम और एक का नाम है गाइनोसियम। तो इतने प्रकार के स्ट्रक्चर से फूल बना हुआ है। कोरोला को ही हम लोग दलपुंज कहते हैं, जिसको पंखुड़ी कहते हैं हम लोग नॉर्मली। कैलिक्स जो है पंखुड़ी के नीचे होता है, जैसे उड़हुल में हरा नीचे वाला होता है जिससे फूल निकलता है, वो कैलिक्स है, जिसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। एंड्रोसियम को ही पुमंग कहते हैं और गाइनोसियम को जायांग कहते हैं। और ये चार मिलकर के फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये दोनों सहायक की भूमिका और यही दो मेन पार्ट है। एंड्रोसियम जो है ये फूल में मेल होता है और गाइनोसियम फीमेल होता है, जिसको पुमंग और जायांग कह रहे हैं। पुमंग मतलब पुलिंग और जायांग मतलब आपको समझ लेना है जयापर्दा को। तो जयापर्दा मेल है, फीमेल है, तो जयापर्दा क्या है, फीमेल है। फीमेल मतलब जयांग। तो ये फीमेल पार्ट है फूल में और ये मेल पार्ट है। ये दोनों फर्टिलाइज करेगा तो पौधे में बीज बनेगा और जब बीज बन जाएगा तो एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये दोनों का रहना जरूरी है। इन दोनों के न रहने से और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मदद करता है प्रजनन में, लेकिन मेन पार्ट का यही दोनों। तो ये दोनों तो मेन पार्ट है, ये स्त्रीलिंग है मतलब फीमेल है और ये मेल है। तो ये, लेकिन ये क्या है, पंखुड़ी है। पंखुड़ी के से ज्यादा कोई रोल नहीं है पौधे में। तो पंखुड़ी क्या है, आकर्षण का काम करता है, भंवरा मंडराते हुए पहुंच जाता है। लड़कियां जब बढ़िया से सवर कर निकलती है तो रोड पर देखते हैं उसको, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन है। और वही नेचर ने फूलों में दिया है कि प्रजनन इन दोनों को मिलाने के लिए मधुमक्खी को वहां पहुंचना है। तो मधुमक्खी पहुंचेगा कैसे, तो एकदम कलरफुल खुशबू नुमा पंखुड़ी दे दिया कि वो मधुमक्खी वहां घूमते हुए पहुंच जाए पंखुड़ी को देख करके और इन दोनों का मिलन कर दे, और मिलन कर देगा तो बीज बन जाएगा। और इसी के लिए नेचर ने फूलों का विकास किया। तो आंसर क्या हो गया, दलपुंज हो गया, जो आवश्यक नहीं, बाकी ये दोनों आवश्यक है। बहुत सारा सवाल हो गया इसमें, इतना सवाल हो गया कि आप इससे 10 सवाल निकाल सकते हैं, बार बार पूछेगा ये सब सवाल। तो इसको ध्यान दें, इसलिए बार बार कहते हैं क्वेश्चन नंबर में आंसर बनाने के साथ डिस्कशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आपके इसी के लिए शुरू किया गया है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा जीएस सेक्शन का। अब आगे चलें
तो तीसरा क्वेश्चन करा कि पारी तंत्र में सर्वाधिक संख्या किसका होता है? पारी तंत्र में सर्वाधिक संख्या किसका होता है? 4 ऑप्शन है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो पारी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में भी पूछा था पिछले बार और बीपीएससी में भी पूछा था। तो पूछेगा इकोसिस्टम से सवाल। तो इकोसिस्टम में पूछ रहा है कि 4 लेवल दिया हुआ है इकोसिस्टम का, तो उसमें इन चारों में ज्यादा संख्या में कौन होता है, ये पूछ रहा। दरोगा में पूछा था पारी तंत्र से पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, तो यहां पर संख्या के बारे में पूछा। तो यहां पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये भी सवाल जो है इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर से है, ये ध्यान रखना। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड आपको पता है तो नंबर आप बता देंगे कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। और पिरामिड ऑफ नंबर जब बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि ऐसे बनता है, इस प्रकार से पिरामिड बनता है। और यही पिरामिड का शेप है जिसमें ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये तृतीयक उपभोक्ता। देख रहे हैं ऊपर जाते जाते घट रहा है, नीचे सबसे ज्यादा है, उससे ऊपर कम है, उससे ऊपर कम है, ऊपर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा कौन है? उत्पादक है। तो आंसर क्या होगा? उत्पादक होगा। समझना कैसे है इसको समझें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि उत्पादक जो होता है पौधा होता है, पौधा में हरा पौधा, तो जंगल, प्लांट, घास फूस बहुत सारा है, उसकी संख्या गिनेंगे जंगल में तो अनगिनत है। अब ये घास फूस को खाने वाला ये होता है प्राइमरी उपभोक्ता, जैसे गाय, भेड़, बकरी जो प्लांट खाती है, तो पौधे से उसकी संख्या क्या होगी? कम होगी। और बकरी को खाने वाला कोई शेर, चीता होता है, भेड़िया होता है, या इस घास को खाने वाला चूहा है, तो चूहा की संख्या घास से क्या है? कम है। घास ज्यादा है, चूहा कम है। और चूहा को खाता है कौन? सांप, तो सांप चूहा से भी कम मिलेगा। और सांप को खाता है कौन? मोर, तो मोर की संख्या सांप से भी कम है। ये नेचर का बनाया हुआ कि अगर खाने वाला ज्यादा होगा और जो खाना है वो कम होगा तो भोजन कम जाएगा। तो ईश्वर ने बनाया कि सबको खाना मिलना चाहिए, तो खाने वाला जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट का खाने वाले की संख्या कम ही आएगी। तो सबसे ज्यादा नीचे उत्पादक है, उसको खाने वाला चूहा कम है, चूहा को खाने वाला सांप की संख्या कम है, और सांप को मोर खाता है, मोर और कम है। मतलब संख्या क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऊपर जा रहे घटता जा रहा। इसलिए हमने कहा कि उत्पादक की संख्या क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है पारी तंत्र में। अब आगे चलें तो नेक्स्ट सवाल जो है चौथा कह रहा है, जब किसी उत्तोलक में आलम सबसे ऊपर हो तो किस समूह में रखा जाएगा? प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, किस श्रेणी में? तो फिजिक्स का सवाल है उत्तोलक का, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। तो लीवर या उत्तोलक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछता है। तो उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक रॉड होता है जिसमें एक बीच में नॉट लगा रहता है और इस नॉट के आगे पीछे घूम सकता है। जैसे ऐसे कैंची बना दे तो कैंची क्या है? एक लीवर। तो कैंची में क्या होता है? 2 रॉड को बीच में नट से कस देते हैं और यहां पर ऐसे डिजाइन बना देते हैं जिसमें उंगली फंसाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहां पर कपड़ा पेपर रखते हैं तो कटता है। तो कैंची जो लीवर, जो 2 लीवर का समूह है, एक लीवर ये है, एक लीवर ये, जिसको हिंदी में उत्तोलक कह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम दिखे दैट इज उत्तोलक। और यहां पर जो घूमता है नट, इसी को आलंब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फॉल्क्रम कहा जाता है। तो यहां आलंब है, ऊपर वाला भाग बोझ है। बोझ मतलब जहां से काम हो रहा है, पेपर कट रहा है, काका पड़ रहा है, और जहां से फोर्स लगाते हैं वो आयास है। आप यहां पर उंगली से इसको प्रेस करते हैं ऐसे ऐसे, यहां से घूमता है और यहां कपड़ा रखते हैं तो कट जाता है। तो लीवर में 3 पार्ट है, जहां फोर्स लगा वो आयास है, एफर्ट, जहां से घूमता है वो आलंब है, और जहां काम करता है वो बोझ है। अब कह रहा है कि आलंब ऊपर चला जाए, यहां यही कह रहा है कि आलंब सबसे ऊपर हो तो ये किस तरह का उत्तोलक होगा? तो आलंब ऊपर किस में होता है? कभी सोचे हैं? तो आलंब सबसे ऊपर ऐसे होता है, आपको हम बता दे रहे हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये ऐसे होता है, ऐसे रखते हैं, यहां पर कसैली इसको उठाकर ऐसे रख काटेंगे तो कसैली कट जाएगा। हाँ, सुपारी काटता है, जिसको सरौता कहते हैं। खैनी की दुकान में दिखेगा, पान के दुकान में दिखेगा। तो ये क्या है? यहां पर आलंब है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये घूमेगा यहां से, और यहां कसैली रखेंगे तो कटेगा।
तो अलम कहां चला गया, सबसे ऊपर, यहां आ गया क्या, बोझ आ गया यहां, और फोर्स यहां लग रहा आयास। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा अगर होता है तो इसको कहते हैं प्रथम श्रेणी है, और अगर ऐसा होता है तो इसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी, और अगर ऐसा हो जाए ऐसे, तो अब अलम सबसे नीचे आएगा, तो इसको कहते हैं तृतीय श्रेणी। जैसे चिमटा रोटी फुलाते हो, तो चिमटा में नीचे गोल होता है, यहां पकड़ते हैं और मुंह पर से रोटी पकड़ लेते हैं, तो ये चिमटा क्या है, तृतीय श्रेणी है। यहां अलम सबसे नीचे है, यहां आगे है और यहां बीच में है। तो जब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी, आगे होगा तो द्वितीय श्रेणी, सबसे पीछे होगा तो तृतीय श्रेणी। तो पूछा कौन, सबसे ऊपर रहना, तो सबसे ऊपर वाला द्वितीय श्रेणी। तो बिल्कुल याद रखना, बार बार पूछेगा एग्जाम में, और कॉन्सेप्ट से रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप याद करके तुरंत बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बार बार भूल जाएंगे। अब आगे चले, 5वां सवाल का, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना उष्मा जगेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 ग्राम जल का, ऑप्शन है 252 कैलोरी, 1 जूल, 1 कैलोरी, 100 कैलोरी, कितना लगेगा। तो ध्यान रखना, इसका आंसर 1 कैलोरी होगा। तो आंसर क्या है, 1 कैलोरी, सी। क्यों है, क्योंकि कैलोरी है उष्मा का मात्रक, और उष्मा का मात्रक जो होता है उसमें डिफाइन किया जाता है। डिफाइन क्या करते हैं, ये सिंपली 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना उष्मा चाहिए वही उष्मा को 1 कैलोरी कहा जाता है। डिफिनेशन कि 1 ग्राम जल लें और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ाना चाहें तो जो आपको चूल्हे पर उष्मा देना पड़ेगा उस उष्मा का मान ही 1 कैलोरी होता है। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल याद रखना है। और 1 कैलोरी का वैल्यू 4.18 जूल होता है, और 252 कैलोरी जिसको 1 BTU कहते हैं, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो उष्मा का बड़ा इकाई है जो इंग्लैंड में चलता है। लेकिन आपको जो पूछा गया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम जल को बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, तो 1 कैलोरी उष्मा चाहिए। छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, छठा सवाल। तो बिल्कुल एक एक सवाल पर नजर रखें और डिस्कशन पर ध्यान दें, यही आपको पूरे सब्जेक्ट को मजबूती कर प्रदान करेगा। कह रहा है कि मानव नेत्र में सफेद वाला भाग कहलाता है, तो आंख देखते होंगे, तो ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेंस ऑर्गन में आंख का बहुत बड़ा रोल है। आंख देखने का भी काम करता है और भाषा का भी काम करता है। बहुत सारे लोग आंखों से ही बात कर लेते हैं, मुंह चलाते भी नहीं, और आंख बोलता है अंदर के भाव को। तो आंख को जब स्टडी करेंगे, ये लाइट का सवाल है फिजिक्स में, तो आंख में बीच वाला पार्ट ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक है, और बाकी पार्ट जो है ये व्हाइट होता है, सफेद। तो कह रहा है ये व्हाइट वाला पार्ट का क्या नाम है, ये पूछा, बहुत सिंपल सवाल। ऐसे ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, और आपको बताया गया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी हम किसी दिन लेंगे आई का क्लास। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बीच वाला आई बॉल है, इसी में लेंस होता है, जो ब्लैक दिखता है, जिसमें आइरिस होता है, पीपिल होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, और उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसके वजह से वो ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का नीला, हर का आंख होता है। कभी कभी कहते हैं कि आंख हिरन जैसी है, कभी कहते हैं मछली जैसी है, कहते हैं आंख में बहुत गहराई है, आंख में एकदम झील जैसा दिखता है। तो ये क्या है कि आंखों की बनावट है अपनी अपनी, जो हमने कहा आंख बोलता, तो यही है आंखों में ये ब्लैक वाला भाग जो बीच आई बॉल है, और ये व्हाइट वाला भाग। ऑप्शन दे रहा है आपको 3, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, आई बॉल। तो आई बॉल तो ब्लैक है, और जो व्हाइट है वो स्क्लेरा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको ध्यान देना कि आई जो है ऐसे, वो एक्चुअली में आई इस प्रकार का होता है, ये ऐसे है, ऐसे होता है आंख, और ये पूरा पार्ट अंदर घुसा रहता है, इतना ही दिखता है बाहर में। तो ध्यान रखना है। और ये जो पूरा पार्ट है 3 लेयर बना होता है। सबसे बाहर वाला लेयर स्क्लेरा होता है, सबसे बाहर जो रहेगा आउटर पार्ट, और स्क्लेरा से ही ये व्हाइट वाले पार्ट का निर्माण होता है। स्क्लेरा के अंदर दूसरा लेयर होता है जिसको कोरोइड कहते हैं, ये दिखता नहीं है बाहर से, और कोरोइड के अंदर तीसरा लेयर होता है जिसको रेटिना कहते हैं, और इसी रेटिना पर इमेज बनता है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो रेटिना सबसे अंदर, कोरोइड उसके ऊपर, और सबसे बाहर कौन, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा ही है जो व्हाइट है, सफेद है, और सबसे बड़ा सेक्शन में स्क्लेरा ही होता। तो याद रखना स्क्लेरा को, तीनों लेयर को
जब क्लास होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और किस रूप में है। आगे चलें, 7वां सवाल कह रहा है इनमें किसका बीपी, बीपी मतलब अधिक होगा। बीपी किसका, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक, मतलब उबाले तो कौन ज्यादा पर उबलेगा, कौन ज्यादा टेम्परेचर लेगा, ये पूछ रहा। तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट का काम है द्रव को गैस बनाना, और जिस टेम्परेचर पर ये होता है ऐसा, उसी टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। ऑप्शन है मीथेन गैस CH4, जल है, नमक है, अमोनिया। किसका है, केमिस्ट्री के नजर से सोचना है, ये केमिस्ट्री का सवाल। तो ये 3 पर नजर डालें और इस पर नजर डालें, तो आंसर तो इसका ये है NaCl, नमक जिसको कहते हैं साधारण नमक जो खाते हैं हम लोग। तो क्यों है ऐसा, तो क्यों ऐसा है, तो यहां देखें ये मीथेन है, मीथेन वाला वही हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में केमिस्ट्री में, ये गैस है। H2O जल है, लिक्विड है, और अमोनिया भी गैस है। लेकिन ये क्या है, ठोस है। नमक क्या होता है, ठोस होता है। और ये ध्यान रखना है कि ठोस क्यों है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर कम बॉइलिंग पॉइंट होता तो भी गैस या लिक्विड होता। उसको तो ऑलरेडी ठोस है, अब उसको गर्म करेंगे तो ठोस से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा। तो मतलब इसको ज्यादा उष्मा चाहिए, इसको उससे कम चाहिए, और इसको तो सबसे कम चाहिए। तो ऐसा ही गैस है, देखो टेम्परेचर की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गैस के फॉर्म में। और इसके अलावा कंस्टेंट सोचना है कि तीनों जो है ये और ये क्या है, सहसंयोजन यौगिक है, सहसंयोजन यौगिक। और ये जो है NaCl ये वैद्युत संयोजन यौगिक है। ये ध्यान रखना है, ये आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, बाकी तो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता ही दिए। तो जब सहसंयोजक यौगिक को जहां इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, साझा करता है, तो वहां बीपी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा, चार्ज के कारण बॉन्डिंग होगा, तो वो ज्यादा सॉलिड होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो नमक में ही चार्ज है Na+ और Cl-, तो प्लस माइनस के कारण इसका बॉन्डिंग मजबूत है, और बॉन्डिंग मजबूत होने के कारण ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। और जितने भी वैद्युत संयोजक यौगिक होंगे जो चार्ज से बने होंगे, आयन के कारण बने, वो सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। तो आपके लिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है। और इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन अवर जरूर करें, उसको छोड़े नहीं, मिस नहीं करें। अगला सवाल है कि CNG का मुख्य घटक किस प्रकार का यौगिक होता है। बहुत अभी CNG पढ़ाया गया था, कल ही पढ़ाए थे। तो कह रहा CNG का मुख्य घटक किस प्रकार का यौगिक होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कोई नहीं, क्या होता है ये। तो हमने कहा था CNG अभी तक के सबसे अच्छे ईंधन में से, इससे अच्छा कोई ईंधन नहीं है। और ईंधन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। और कितना मात्रा होता है, तो मीथेन का मात्रा इसमें 85% होता है CNG। और हम पढ़े थे कि मीथेन इज ए मेंबर ऑफ अल्केन, यही पढ़ रहे थे, अल्केन में ही आया था, अल्केन का पहला सदस्य है। तो क्या हो गया आंसर, अल्केन हो गया। अल्कीन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अल्काइन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड वाला हम बताए थे क्या होता है, अल्केन होता है, ANE लगा रहता है। तो कॉन्सेप्ट को घुमाया गया है। नॉर्मली सवाल ये पूछता है कि CNG का मुख्य घटक कौन है, तो CNG का मुख्य घटक मीथेन है। लेकिन यहां पूछा गया कि मीथेन किस ग्रुप में है, तो मीथेन अल्केन ग्रुप में है। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलता है, और इसी रूप में आपको पढ़ाई करनी होती है। जब पढ़े तो सोचे कि कैसे क्वेश्चन निकल सकता है, मंथन करें। अब यहां देखें 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण बाहर निकल जाए तो नया परमाणु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्चुअली। पहला है आइसोटोप, दूसरा आइसोबार, तीसरा आइसोटोन, चौथा कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लेते हैं X एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, यही रेडियो एक्टिव है। मान लो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कुछ भी है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर A। अब इसमें से अगर एक बीटा कण बाहर आ जाए, तो बीटा कण बाहर आएगा तो बनेगा क्या, बाई बनेगा, क्या बनेगा, या बाई बन जाएगा तो क्या होगा, बीटा के निकलने से क्या होगा। तो ध्यान रखना कि बीटा के निकलने से क्या होता है कि नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, जबकि मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो यहां प्रोटॉन की संख्या है जेड, तो अब ये बाई जो होगा वो जेड प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये 90 है, अगर x का z का वैल्यू 90 है तो ये हो जाएगा क्या 91, क्यों? क्योंकि एक बीटा कण बाहर आया। लेकिन मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास कोई चेंज नहीं, तो चूंकि बीटा के पास मास नहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉन है। अब यहां जब ये मास पर चेंज नहीं तो इसका ये होगा तो इसका भी ये होगा। अगर ये 235 है या 232 है तो ये भी 232 ही होगा। तो ये 90, 91, ये 232, ये 232, क्यों? बीटा निकलने से। तो बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है लेकिन मास नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वैसा दो परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर अलग हो, मास नंबर सेम हो, उसे क्या कहेंगे? आइसोटोप कहेंगे, आइसोबार कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको आइसोबार कहेंगे। आइसोबार का मतलब होता है समभारी, समान भार वाला परमाणु। तो इसका भी समान है 232, 232, इसलिए समभारिक है, समान भार है। यहां परमाणु संख्या समान नहीं। और ये कैसे हुआ? तो बीटा के निकलने से हुआ। तो ये याद रखना आपको कॉन्सेप्चुअली कि जब भी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा निकलता है तो बीटा के निकलने से जो परमाणु बनता है वो आपस में संभारिक हो जाता है, आइसोबार हो जाता है। अगर वो परमाणु संख्या सेम होता तो आइसोटोप होता, और जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसको आइसोटोन कहा जाता है, जो हम बताते हैं। अब आगे चले तो 10वां सवाल करंट से, वो भी हाल फिलहाल बताएगा, शायद आज ही सुबह बताए थे हम। करा मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है जो विश्व स्तर पर मानव के अधिकारों के लिए काम करता है कि मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और हमने कहा था कि मानवाधिकार आयोग के 15 सदस्य का रिक्त खाली हो गया था, सदस्य का स्थान खाली हो गया था, उसी के लिए चुनाव हुआ। तो 15 सदस्यीय संगठन होता है जिसमें 15 के लिए चुनाव हुआ था। तो हमने चर्चा किया था इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, जिनेवा में। तो आंसर क्या है? जिनेवा है, जो स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान रखना है कि मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में। ये 11वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना से, परियोजना पर बहुत ध्यान रखना आपको। कल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारतमाला परियोजना संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतमाला परियोजना की तरफ बिहार में पहला एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ऑप्शन है तीर्थ स्थलों के विकास से, नए राष्ट्रीय उच्च पथ से, कृषि के विकास से, या सौर ऊर्जा के उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो हमने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों के निर्माण से संबंधित है और एनएच का निर्माण करना है। देश में ऐसा सड़क बनाना है जो पूरे भारत को जोड़े और एक माला जैसा, सर्किल के जैसा निर्माण करे। एक शहर को दूसरे से, दूसरे शहर को तीसरे से, तीसरे शहर को चौथे से कनेक्ट करने का काम करेगा एनएच। और ये भारतमाला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके तहत बिहार में पहला एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा। ये ध्यान रखना। तो पहला बनने जा रहा है जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दिया। ये 274 किलोमीटर लंबी मार्ग है जो दक्षिण में औरंगाबाद से शुरू होकर जयनगर तक जाएगा, मतलब नेपाल तक को जोड़ देगा ये। और ये पहला एक्सप्रेसवे होगा बिहार का 6 लेन, और ये भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह बनने जा रहा है। और ऐसे देश में बहुत सारे एनएच बनेंगे जिस पर यह भी ध्यान रखना है कि हवाई जहाज को भी उतरने की सुविधा होगी। ऐसा एनएच बनने जा रहा है जिस पर जरूरत पड़े तो भारतीय वायुसेना अपनी फाइटर प्लेन को उतार सके। तो इस पर काम कर रही है सरकार। तो भारतमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो यही था आज का 10 कदम। बहुत मजा आया होगा आप लोग को बना करके, समझ करके, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे और इसको बड़ा करेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ असुविधा हो तो समझना कि कोई परेशानी रही होगी तभी असुविधा हुआ। वैसे भी हमने कहा है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है और बोलिए जय हो मैया की। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।